वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिटेल बैंकिंग का टॉप 20 एमसीक्यू। दोस्तों रिटेल बैंकिंग का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और मैंने क्विक रिवीजन सेशन भी आप लोगों के लिए लाया था जिसको आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे यूनिट वाइज हर एक टॉपिक के, रिटेल बैंकिंग के हर एक यूनिट के आपको वीडियोस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कंबाइंड एमसीक्यूज है। यदि आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू देखना है तो आप मेरे इंडिविजुअल यूनिट के सेशन में चले जाइए और वो देखिएगा कि लास्ट के 5 या 10 जो मिनट्स है उसमें मैंने हर एक टॉपिक के एमसीक्यू को कवर किया है। ठीक है, तो आपको यदि एमसीक्यू टॉपिक वाइज कवर करना है तो मेरे यूनिट वाइज सेशन में चले जाइए, और यदि कंबाइंड एमसीक्यू देखना है तो आप यहाँ पे सही जगह पे हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, मिस्टर ए ऑन्स अ बिल्डिंग विच ही हैज रेंटेड आउट। मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग खरीदा जिसको उन्होंने रेंट पे लगाया। एनुअल रेंट दे रखा है 2,40,000। उसके अलावा क्या दे रखा है कि जो बिल्डिंग है उसका जो रिमेनिंग लाइफ है वो है 20 साल का। उसने 1,000 रुपया उसने 10,000 रुपया टैक्स के रूप में दिया और अदर एक्सपेंस के रूप में दिया। इंटरेस्ट रेट को 9% मान के चलिए। तो आपको ये बताना है कि उस बिल्डिंग का फेयर वैल्यू कितना होगा यूजिंग रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। दोस्तों यूनिट नंबर 21 जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी हमारे सीआईबी रिटेल बैंकिंग का, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और ये रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड से पिछले साल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, केस स्टडी टाइप का था। तो इस टॉपिक को जरूर करके जाइएगा फ्रेंड्स। मैं यही फायदा होता है आपको इस वीडियो का कि ये आपको ये पता चलता है कि हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों रेंट कैपिटलाइजेशन को अच्छे से करके जाइएगा। अब मैं समझाता हूँ। ऑप्शन आपके सामने देखिए, 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों क्वेश्चन कुल मिलाकर ये कह रहा है कि उसने एक बिल्डिंग खरीदा जिसने उसने रेंट पे लगाया। एनुअल रेंट दे रखा है 2,40,000 रुपया। रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग दे रखा है 20 ईयर्स। 10,000 उसने टैक्स में दिया, एक्सपेंसेस में दिया। इंटरेस्ट रेट को 9% लेना है। तो आपसे पूछा गया है कि उस बिल्डिंग का फेयर वैल्यू कितना होगा। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने अपने से सॉल्व किया एक बार खुद से ट्राई करेंगे। दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आइए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो जानते हैं, मैंने एक तरीका भी समझाया था कैसे से याद करेंगे आप। सी टाइम्स 1 + r होल टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r इंटू 1 + r होल टू द पावर m। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब जरा बताइए इस केस में प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना है। एनुअल रेंट उसको कितना मिल रहा है, सालाना उसको रेंट मिल रहा है 2,40,000, जिसमें से उसने 10,000 रुपया टैक्स और एक्सपेंसेस में पे कर दिया। यानी कुल मिलाकर जो सी है हमारा, यानी कि जो हमारा सी है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 2,40,000 में से 10,000 आप घटा दीजिए, यानी कि 2,30,000 रुपया। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सी को लेंगे। हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें बेसिकली ये निकालना है उस बिल्डिंग का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो वो वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट वैल्यू ही तो होगा। ठीक है दोस्तों, वो क्या होगा, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू होगा। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो एक तरह का एन्युटी का क्वेश्चन है। एन्युटी का किस इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि आपको ईयर वाइज जो है 2,40,000 रुपया मिलने वाला है। अभी उसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो सी जो है यानी प्रेजेंट वैल्यू जो होता है वो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, हमारा लागत कितना है, वो कितना होगा 2,40,000 माइनस 10,000 यानी 2,30,000। आपको सी मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 9%, आर की जगह आप लिखिएगा 0.09। और टाइम दे रखा है दोस्तों, आप टाइम की जगह कितना लेंगे बताइए 20 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग दे रखा है 20 ईयर्स। तो आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू को, और आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 20,99,565। ये दोस्तों उस पार्टिकुलर बिल्डिंग का प्रेजेंट वैल्यू है। चलिए उम्मीद है दोस्तों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे हम लोग रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन हमारा रिवर्स मॉर्गेज लोन से है। ये हमारा यूनिट नंबर 22 है। तो देख सकते हैं हमारा जो मिक्स टाइप का क्वेश्चन है उसमें सभी टाइप के सभी टॉपिक को कवर किया गया है। क्लिक ऑन फॉल्स वन, आपको जो है फॉल्स वन पे टिक करना है। 5 ऑप्शन है। पहला नंबर, द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2007 एंड मेड एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2008। यानी कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2007 में और इसको इफेक्टिव बनाया गया था 2008 से, 1 अप्रैल 2008 से। दूसरा ऑप्शन है, रिवर्स मॉर्गेज लोन सीक्स टू जनरेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑन्ड and resided in by the senior citizen to enable them to lead an independent and dignified life। यानी आरएमएल के थ्रू जो प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन ने खरीदा है उसके बेसिस पे उन्हें इनकम का जनरेशन होता है और उनको एक इंडिपेंडेंट और डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ये हेल्प करता है। तीसरा ऑप्शन है, अ सीनियर सिटीजन हु इज अबव 60 ईयर्स एलिजिबल फॉर रिवर्स मॉर्गेज लोन। यानी कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल के ऊपर हैं वो एलिजिबल हैं इस आरएमएल के लिए अगेंस्ट हिज ओन्ड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिड कपल विल बी एलिजिबल एज जॉइंट बोरोवर। यानी कोई यदि मैरिड कपल हैं तो उनको वो एलिजिबल होंगे जॉइंट बोरोवर के रूप में, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट
कंडीशन क्या है दोस्तों, एक जो है 60 साल से एबव होंगे और एक दूसरा जो है 55 साल से कम नहीं होंगे, ये ऑप्शन है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन इज 10 ईयर, यानी इस लोन का मैक्सिमम पीरियड 10 साल है। यदि बोरोवर जो है आउटलिव कर लेता है मैक्सिमम लोन पीरियड को, तो वो अपने प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है और वो लोन को नहीं पे करेगा। दोस्तों आप देखिए, इस क्वेश्चन का ये खासियत है कि आपको आरएमएल के बारे में जो लोग नहीं भी जानते वो भी सीख जाएंगे इस क्वेश्चन से। आपके सामने 5 ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है ये लोन स्कीम। तीसरा भी सही है दोस्तों, 60 साल के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है वो इसके लिए एलिजिबल है। और चौथा भी सही है, यदि मैरिड कपल हैं तो एक का उम्र 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए और एक का 55 से कम नहीं होना चाहिए। चारों सही है, लेकिन 5वां गलत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मैक्सिमम पीरियड वो 20 साल का है, ये 10 साल यहाँ लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप आरएमएल के बारे में कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और दोस्तों यदि आपको आरएमएल के बेसिस पे एक जो केस स्टडी पूछा जाता है उसके बारे में जानना है तो मेरे यूनिट नंबर 22 में जाइए, वहाँ पे मैंने उस केस स्टडी को भी करवाया है उस पार्टिकुलर यूनिट में एमसीक्यूज के फॉर्म में, वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए इसमें पूछा गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स, अब देखिए ये कैपिटल गेन से क्वेश्चन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट होल्ड फॉर लेस देन डैश मंथ immediately prior to the date of transfer, and long term capital asset means a capital asset held for more than dash month immediately prior to date of transfer। यानी आपसे ये पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल को कितने दिन तक रखते हैं हम लोग, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल में कौन ऐसा कैपिटल आता है, ऐसा एसेट आता है जिसको रखा गया कितने दिनों तक या कितने महीनों तक। ऑप्शन है 36-12, ऑप्शन बी है 12-36, तो ऑप्शन सी है 36-36, ऑप्शन डी है 12-12। दोस्तों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। यानी हर एक वो एसेट, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। हर एक वो एसेट जिसको 36 महीने यानी 3 साल से कम के लिए रखा जाए उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल में कहते हैं, और 36 महीने से ज़्यादा हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये भी हमारा कैपिटल गेन से क्वेश्चन है। एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम सेल और ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये तो हमें पता ही है कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई कैपिटल एसेट है और क्या हो रहा है दोस्तों, उस कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर होने पे या सेल होने पे हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, तो उसे हम लोग कैपिटल गेन के अंदर हेड में डालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कैपिटल एसेट मींस एनी प्रॉपर्टी वेदर इमूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ट्रांसफर रिलेशन टू कैपिटल इंक्लूड। अब देखिए क्या क्या है वो पूछा गया है, ठीक है। हाँ, हाउएवर द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल, कौन सा नॉट इंक्लूडेड है ये हमसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कैपिटल एसेट में कौन सा नहीं आता ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड रॉ मटेरियल्स। ऑप्शन नंबर बी है पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी। ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर एंड लैंड आउटसाइड द लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी और नोटिफाइड एरिया। और ऑप्शन डी है नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इनमें के सभी आते हैं एसेट के अंदर, जितना भी मैंने लिखा है ना सभी के सभी हमारे एसेट के अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नोटा, नन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमसे पूछा, ये क्वेश्चन हमारा मॉर्गेज वाले टॉपिक से है। इसमें आपसे पूछा गया है एनी डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल हैज टू बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन डैश मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, अदर देन विल को छोड़कर उसको प्रेजेंट करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए कितने महीना के अंदर, एग्जीक्यूशन डेट के बाद से। अब देखिए एग्जीक्यूशन का मतलब हुआ एग्रीमेंट का साइनिंग के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1 महीना, ऑप्शन नंबर बी है 2 महीना, ऑप्शन नंबर 3 है 3 महीना, ऑप्शन नंबर 4 है 4 महीना। दोस्तों ये याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है 4 महीना। कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो कि विल को छोड़ के हो उसको आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करना होगा विद इन 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्लिक ऑन ऑड वन पूछा गया है, यानी इसमें से आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन गलत है, आपको उसे चूज करना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है नो टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। देखिए ये क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, यानी यदि आप लैंड को परचेज कर रहे हैं, प्लॉट को परचेज कर रहे हैं, तो आपको उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। हैंस इंस्टीड ऑफ टेकिंग अ लोन फॉर परचेज ऑफ प्लॉट he or she should take loan for purchase of plot as well as construction of house and complete construction of a self sufficient house within 3 years of raising the loan। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि प्लॉट लेने की जगह पे ये बेहतर होगा कि आप प्लॉट के साथ घर का भी जो है लोन लें, घर के कंस्ट्रक्शन का भी लोन लें। चलिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है हमारा, अब सही है गलत हम लोग आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में है इफ़ लोन इज रेज जॉइंटली बाय हस्बैंड एंड वाइफ, यानी मान लीजिए कि लोन जो है जॉइंटली हस्बैंड और वाइफ मिलके लोन को रेज कर रहे हैं या कोई भी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन हो, ठीक है, जो कि लेंडर के लिए एक्सेप्टेबल हो। द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कैन बी क्लेम बाय को बोरोवर इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड बाय हिम।
यानी कि जो इंटरेस्ट है, ठीक है दोस्तों, जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है वो दोनों को बोरोवर, यहाँ को बोरोवर होंगे, वो क्लेम कर सकते हैं इन प्रोपोर्शन टू, किसके प्रोपोर्शन में, जितना अमाउंट उन्होंने पे किया है उसके प्रोपोर्शन में, सब्जेक्ट टू कंबाइंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1.5 लाख एंड 1 लाख टुवर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रेस्पेक्टिवली। यानी इंटरेस्ट में मैक्सिमम लिमिट कितना है दोस्तों, 1.5 लाख, और प्रिंसिपल में मैक्सिमम लिमिट कितना है दोस्तों, 1 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट एमसीक्यू वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, ये तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, हम लोग मैंने अच्छे तरीके से समझाया था दोस्तों, एक क्वेश्चन लेके समझाया था कि किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। यानी कि यदि दो को बॉरोवर हैं तो उनका वो लोग अपना शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन उसमें जो हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है उसका लिमिट है, एक है 1.5 लाख और एक है हमारा 1 लाख। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, थर्ड ऑप्शन है हमारा, इफ द हाउसिंग लोन इज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999 डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी लिमिटेड टू 30,000 एवरी ईयर। हाँ, यदि कोई हाउसिंग लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया जाता था तो जो एक इंटरेस्ट पे जो था डिडक्शन, तो इंटरेस्ट पे जो रिडक्शन था वो 30,000 तक लिमिटेड था, और 1999 के बाद 1 अप्रैल 1999 के बाद जो इंटरेस्ट पे रिडक्शन है वो 1.5 लाख तक क्लेम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है। चौथा नंबर है एज रिगार्ड प्रिंसिपल रिपेमेंट, यानी प्रिंसिपल रिपेमेंट के संदर्भ में इट कैन बी क्लेम एज अ डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ओनली बाय एन इंडिविजुअल एच यू बोरोवर अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैन नॉट एक्सीड 1.5 लाख। समझिए बात को, प्रिंसिपल रिपेमेंट के केस में कहा गया है ये क्लेम किया जा सकता है, ठीक है, जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है, किसका, इंडिविजुअल का और एच बोरोवर का, उसका जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से 80C सेक्शन के तहत, ठीक है, वो हमारा टोटल डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख से एक्सीड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे ओनली जो लिखा हुआ है ओनली बाय इंडिविजुअल एच बोरोवर, ये गलत है दोस्तों, और तीनों के तीनों ऑप्शन, पहले तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द क्रेडिट रेटिंग शुड बी रिव्यूड ऑन इन केस ऑफ होम लोन। तो होम लोन के केस में जो क्रेडिट रेटिंग है वो कब तक रिव्यू हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए एक है मंथली, यानी मंथली रिव्यू होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग, ऑप्शन बी है क्वार्टरली, ऑप्शन सी है ईयरली, ठीक है, और ऑप्शन 3 हावर्डली HY। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ईयरली, ठीक है, जो हमारा रिव्यू है होम लोन के केस में क्रेडिट रेटिंग वो ईयरली बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल इंग्रेडिएंट ऑफ इफेक्टिव मार्केट मिक्स इन रिटेल बैंकिंग। दोस्तों मार्केटिंग मिक्स को हम लोगों ने रिटेल में डिस्कस किया था, तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल इंग्रेडिएंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है ये पूछा गया है। ए है प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट, बी है प्रोडक्ट एंड पीपल, सी है प्लेस एंड पीपल, और डी है प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। दोस्तों मैं एक आप लोगों को ट्रिक समझाता हूँ, जैसे आप लोग मार्केटिंग में इसको तुरंत याद कर लेंगे। इसको याद कीजिए, ये जो मैंने लाइन लिखा है, प्रोडक्ट गेट प्राइस आफ्टर प्रमोशन इन डिफरेंट प्लेस एंड पीपल प्रोसेस द फिजिकल एविडेंस ऑफ प्रोडक्ट। देखिए जितना जितना चीज कैपिटल में लिखा हुआ है वही हमारा 7P है मार्केटिंग में। इसका क्या है, पहले प्रोडक्ट है, फिर प्राइस है, फिर प्रमोशन है, फिर प्लेस है, फिर पीपल है, फिर प्रोसेस है, फिर फिजिकल एविडेंस है। इसको आप लोग एक सिंपल से याद भी कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को प्राइस तब मिलता है जब उसे अलग अलग प्लेस पर प्रमोशन किया जाए, और जो लोग हैं वो प्रोसेस करते हैं उस प्रोडक्ट के फिजिकल एविडेंस को। समझ रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपको आगे आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सब में पी है, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पार्टिकुलर पीडीएफ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगे चीज़ों को याद रखने के लिए, इसलिए मेरे और भी एमसीक्यू सेशंस हैं उसको देखिए, जहाँ जहाँ जरूरत हुआ रहा है वहाँ पे मैंने अपना कुछ ट्रिक भी समझाया है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या क्या गलत है। तो प्रोडक्ट और प्रॉफिट तो है ही नहीं, कहीं कहीं प्रॉफिट दिख रहा है क्या आपको, प्रॉफिट तो दिख ही नहीं रहा है, तो जहाँ भी प्रॉफिट आए समझ लीजिए कि वो ऑप्शन आपका गलत होगा। चलिए तो प्रॉफिट फंडामेंटल इंग्रेडिएंट में नहीं आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पर्सनल लोन आर सैंक्शन बाय बैंक बेस्ड ऑन। अब जो पर्सनल लोन बैंक सैंक्शन करती है वो किस बेसिस पे सैंक्शन करती है। ए है सैलरी इन केस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय केस में सैलरी देख कर, फिर यदि कोई बिजनेसमैन है तो उसका मंथली और एनुअल इनकम देखकर, और सी है कि उस कितना साल में बिजनेस सर्विस में कितना साल से है या बिजनेस में कितना साल से है, और डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस सी बात है ऑल ऑफ द अबव होगा, ये सभी के सभी फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बैंक पर्सनल लोन को सैंक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच अप्रोच, देखिए हम लोगों ने अप्रोच पढ़ा था पहला चैप्टर में, किस अप्रोच के अंदर जो हमारा स्ट्रेटजीज का डिजाइनिंग होता है वो ब्रांच के बेसिस पे होता है। जैसे मान लीजिए रूरल ब्रांच हुआ, सीएमई अर्बन ब्रांच हुआ, अर्बन ब्रांच हुआ या मेट्रो ब्रांच हुआ, तो किस अप्रोच के अंदर ऐसा होता है। ऑप्शन ए है सेगमेंटेड अप्रोच, ऑप्शन बी है ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, ऑप्शन सी है क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। हम लोगों ने डिफरेंट अप्रोच को डिस्कस किए थे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच में हम लोग स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करते हैं बेसिस ऑन ब्रांच। ठीक है, चाहे वो आपका रूरल हो, सेमी अर्बन हो या मेट्रो हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
इफ अ बैंक प्लान टू क्लोज द ब्रांच और इफ बैंक मूव इट्स ब्रांच, यानी कोई बैंक मान लीजिए प्लान कर रही है कि अपने ब्रांच को क्लोज करने का, या बैंक अपने ब्रांच को मूव करना चाह रही है, द बैंक शुड गिव नोटिस ऑफ डैश मंथ इफ देर इज नो अदर ब्रांच ऑफ एनी बैंक फंक्शनिंग एट कस्टमर सेंटर। तो कितना महीना का नोटिस पहले से दे देना है यदि आसपास जो है किसी भी बैंक की ब्रांच नहीं फंक्शन कर रही है, ठीक है। हाँ, एंड नोटिस ऑफ डैश मंथ इफ देर इज अ ब्रांच ऑफ अदर बैंक फंक्शनिंग एट कस्टमर सेंटर। यदि मान लीजिए दूसरा कोई ब्रांच आसपास कहीं फंक्शन कर रहा है किसी दूसरे बैंक का, ठीक है, तो कितना महीना पहले उसे नोटिस दे देना है। ये क्वेश्चन BCSBI का है दोस्तों, याद होगा। BCSBI एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन लगातार आएंगे दोस्तों, इसी क्वेश्चन BCSBI से लिया गया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा इस पार्टिकुलर वीडियो को, क्योंकि इस क्वेश्चन को कलेक्ट करने में अलग अलग जगह से वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी लगता है और इसमें एफर्ट भी लगता है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ कि अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर फ्री रखने का, लेकिन फिर भी कभी कभी एरर हो जाता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर देखिएगा, वहाँ पे जो भी एरर होता है मान लीजिए ऑप्शन में, उसे मैं वहाँ पे सही कर देता हूँ। वहाँ मैं लिख देता हूँ कि गलती से इसका आंसर ये हो गया था और एक्चुअल आंसर ये है। एक दो क्वेश्चन में ऐसा होता है, वो मैं भी मानता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ, एफर्ट करता हूँ कि एरर फ्री रहे हमारा ऑप्शंस, लेकिन कभी कभी जो होता है कि कभी मिस प्रिंटिंग हो या किसी कारणवश जो है एरर आ जाती है, तो उसको मैं ट्राई करता हूँ कमेंट सेक्शन में करेक्शन के रूप में लिख दूँ। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन जरूर देख लिया कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको खासकर जो हम लोग MCQ डिस्कस कर रहे हैं उस वाले टॉपिक का, तो इस क्वेश्चन का बात करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 3 महीना और 2 महीना, 2 महीना और 1 महीना, 6 महीना और 3 महीना, और डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, ध्यान दीजिए दोस्तों, आसपास यदि किसी दूसरे बैंक का ब्रांच फंक्शन नहीं कर रहा है तो 3 महीना पहले नोटिस देना है, और यदि दूसरे बैंक का ब्रांच फंक्शन कर रहा है तो 2 महीना पहले उसे नोटिस देना होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट तो जानती होंगे, जैसे पेटीएम, अमेजॉन वॉलेट, ये सब हमारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना नहीं एक्सीड कर सकता है एज पर RBI डायरेक्शन, मतलब उस प्रीपेड वॉलेट में कितना मैक्सिमम अमाउंट से इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ए 25,000, बी 1 लाख, सी 50,000 और डी 2 लाख। दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट इसमें नहीं रखा जा सकता है प्रीपेड वाली, ये RBI के डायरेक्शन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैंक विल रिटर्न टू कस्टमर ऑल द सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंट, टाइटल डीड टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी विद इन डैश डेज। यहाँ पे गलती से मैंने डैश लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे डैश होगा, विद इन डैश डे ऑफ रिपेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज एग्रीड टू और कंट्रैक्टेड। क्या कर रहा है दोस्तों, बैंक को कस्टमर को रिटर्न करना होता है जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी टाइटल डीड्स हैं, ठीक है, विद इन डैश डे, कितने दिनों के अंदर। देखिए समझिए बात को, पहले एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कितने दिन में ड्यूज का रिपेमेंट हो जाएगा, उसके कितने दिनों के अंदर बैंक को कस्टमर को जितने भी सिक्योरिटीज है वो रिटर्न करना होता है। ड्यूज से मान लीजिए कस्टमर ने ड्यूज को क्या किया, रिपेमेंट कर दिया, ठीक है, तो उसके कितने दिन के बाद, कितने दिन के अंदर जो है बैंक को रिटर्न करना होता है। ए है 7 डेज, बी है 10 डेज, सी है 15 डेज और डी है नन ऑफ दिस। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका 15 डेज, 15 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपको ज़्यादा चांस है रिपीट होने के, तो इसीलिए हो सकता है कि मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किया यूनिट में, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मार्केटिंग रिटेल बैंकिंग इज। तो दोस्तों मार्केटिंग मिक्स से टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ऑर्डर पूछा गया है कि मार्केटिंग का प्रॉपर ऑर्डर क्या है। ए है मार्केटिंग प्लानिंग, 2 है मार्केटिंग एनालिसिस, तीसरा है मार्केटिंग कंट्रोल और चौथा है मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए ऑप्शन है 1 2 3 4 ए, 2 3 4 1 बी, 2 1 4 3 सी और है 1 4 3 2 डी। बताइए कौन सा सही आंसर है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मार्केटिंग का इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। समझिए बात को, सबसे पहले हम लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग मार्केटिंग प्लान करेंगे, उसके बाद हम लोग मार्केटिंग को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फाइनली उसे कंट्रोल करेंगे। समझ रहे बात को, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल। दोस्तों जिन लोगों को क्विक रिवीजन सेशन यानी लास्ट टाइम में यदि आपको क्विक रिवीजन सेशन की रिक्वायरमेंट है तो मैंने BFM के हर एक मॉडल का क्विक रिवीजन सेशन बना दिया है, AVM के हर एक मॉडल का क्विक रिवीजन सेशन बना दिया है, तो उसे जरूर देखिएगा ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो और मैक्सिमम टाइम आपका केस स्टडीज़ में, MCQs में आप मैक्सिमम टाइम को लगा पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो उसको यदि आपको PDF के फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप के जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए BCSBI से क्वेश्चन लिया गया है। अकॉर्डिंग टू BCSBI, इफ अ बैंक प्लान टू क्लोज और मूव इट ब्रांच, द बैंक विल गिव द कस्टमर अ नोटिस ऑफ डैश मंथ। तो दोस्तों ये अभी हम लोगों ने देखा था। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा था आसपास यदि कोई ब्रांच, इसका समझिए बात को, करेक्ट तो जानते ही ऑप्शन, नोटिस ऑफ 3 मंथ इफ देयर इज नो अदर ब्रांच ऑफ एनी बैंक। यानी आसपास किसी बैंक की कोई भी ब्रांच यदि फंक्शन नहीं कर रही है तो दोस्तों
तो दोस्तों 3 महीना का नोटिस देना होता है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद यदि 2 महीना का नोटिस देना होता है यदि ब्रांच जो है दूसरे सेंटर पे किसी दूसरे बैंक की ब्रांच वर्क कर रही है। अब उसको समझाना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि कैसे आप अपना बैंकिंग सर्विस देंगे उन्हें। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देखिए योजना पे भी क्वेश्चन आता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक और जितने भी योजना से रिलेटेड जितने भी योजनाज हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब हैं उसके मैं क्विक रिवीजन सेशन आपके लिए लाऊं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं तो एक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है उस क्विक रिवीजन सेशन की जिसमें मैं सारे योजना को और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बीएफएम के कवर किए हैं मॉड्यूल वाइज, वैसे आप यदि चाह रहे हैं तो मैं इसके लिए भी कवर करूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी पीएमएसबीवाई वो कवर करेगा टोटल और इररिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई और लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड। देखिए मान लीजिए ऐसा हुआ कि एक हाथ लॉस हो गया या मान लीजिए एक आंख का साइट लॉस हो गया, तो उस केस में कितना वो लॉस को कवर करेगा ये पूछा गया है। ऑप्शन है 2 लाख, ए है दो, ऑप्शन ए है 2 लाख, ऑप्शन बी है 1 लाख, ऑप्शन सी है 50,000 और ऑप्शन डी है 1.5 लाख। बताइए कितना मैक्सिमम लॉस कवर करेगा। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका 1 लाख, ठीक है। चाहे मान लीजिए कि एक आंख लॉस्ट हो गया, ठीक है, या एक हैंड लॉस्ट हो गया, तो उस केस में क्या है, कितना लॉस कवर होता है, 1 लाख का लॉस कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज टू रिप्रेजेंट द बैंक इन कलेक्शन और एंड सिक्योरिटी रिपोजिशन वुड कंटेक्ट द बोरोवर बिफोर। तो देखिए बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको ऑथराइजेशन मिली हुई है कि वो बैंक के कलेक्शन के केस में या सिक्योरिटी रिपोजिशन के केस में वो बोरोवर को कितने बजे से कितने टाइम से पहले, ये बीसीएसबीआई का क्वेश्चन है दोस्तों, कितने टाइम से पहले मिलेंगे। ऑप्शन ए है 6 बजे और 6 बजे शाम को, ऑप्शन बी है 7 बजे से पहले, ऑप्शन सी है 8 बजे से पहले, ऑप्शन डी है 9 बजे से पहले। तो बीसीएसबीआई ने कहा है, और याद रखिएगा बीसीएसबीआई वॉलंटरली है, कोई नहीं है किसी बैंक पे है कि आपको फॉलो करना है ना फॉलो करना है, वॉलंटरली है, ठीक है, मेंबरशिप। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 7 बजे से पहले। 7 बजे से पहले जितना भी आपको जो भी ऑथराइज पर्सन है वो बॉरोवर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ईएमआई सिस्टम एज द रीपेमेंट प्रोग्रेसेस द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विल इंक्रीज एंड द इंटरेस्ट कंपोनेंट विल रिड्यूस, व्हाट इज द रीजन फॉर द सेम। बहुत सा क्वेश्चन है दोस्तों। ईएमआई का जो सिस्टम है हमारा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में, तो जैसे जैसे रीपेमेंट आप पेमेंट करते जा रहे हैं तो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल का कंपोनेंट जो है वो तो बढ़ेगा और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो घटेगा। इसके पीछे क्या रीजन है। ऑप्शन ए है एज रीपेमेंट प्रोग्रेसेस द प्रिंसिपल विल गेट रिड्यूस एंड हेंस इंटरेस्ट चार्जेस विल आल्सो डिक्रीज। ऑप्शन बी है, यानी ऑप्शन ए में ये कह रहा है कि जैसे जैसे रीपेमेंट होते जाएगा तो प्रिंसिपल कम होते जाएगा और प्रिंसिपल पे ही तो इंटरेस्ट लगता है दोस्तों, इसीलिए इंटरेस्ट का चार्ज जो है वो भी घटेगा। ऑप्शन बी है एज जैसे जैसे रीपेमेंट होगा तो प्रिंसिपल रिड्यूस होगा इसीलिए इंटरेस्ट चार्ज बढ़ेगा। ऑप्शन सी है कि पेमेंट जैसे रीपेमेंट होता है तो इंटरेस्ट घटेगा और प्रिंसिपल बढ़ेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे जैसे रीपेमेंट होगा प्रिंसिपल घटेगा और जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज है वो भी घटेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैंक लोन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये शॉर्ट में हम लोग एचएफसीज कहते हैं, जो कि एनएचबी के द्वारा अप्रूव होती है, किसके लिए, रिफाइनेंस के लिए। एनएचबी तो रिफाइनेंसिंग एजेंसीज है ना आरबीआई की, फॉर ऑन लैंडिंग ऑफ पर्पज ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल डेलिंग यूनिट्स और फॉर स्लम क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सम ड्वेलर। अब देखिए कितना लोन बैंक प्रोवाइड करती है किसी एचएफसीज को, ये पूछा गया है। ए है एग्रीगेट लोन लिमिट 5 लाख पर ड्वेलिंग यूनिट, बी है 10 लाख पर बोरोवर, सी है 5 लाख और डी है 1 लाख। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका एग्रीगेट लोन लिमिट ₹5 लाख पर ड्वेलिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईसीएस से। ईसीएस क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ईसीएस क्रेडिट यूजर कैन इनिशिएट द ट्रांजेक्शन आफ्टर रजिस्ट्रेशन देमसेल्फ विथ। तो ईसीएस जो मान लीजिए कोई यूजर है जो कि ईसीएस का यूज कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उनको ट्रांजेक्शन इनिशिएट करने से पहले किसके साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। ए है आईबीआई अप्रूव्ड बैंक, बी है अप्रूव्ड क्लियरिंग हाउस, सी है आरबीआई अप्रूव्ड एंटिटी और डी है एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी कि अप्रूव्ड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। उनको अप्रूव्ड क्लियरिंग हाउस से क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा और तभी जाके वो अपना ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। द ईसीएस क्रेडिट यूजर्स बैंक इज कॉल्ड डैश बैंक, यानी जो ईसीएस क्रेडिट का जो यूजर का बैंक है उसे क्या कहते हैं। अंडर द स्कीम एंड ईसीएस बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड, और जो बेनिफिशियरी जो लाभार्थी है, ठीक है, जो लाभार्थी का जो अकाउंट होल्डर है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कौन सा अकाउंट होल्डर का नाम दिया जाएगा। ऑप्शन है स्पॉन्सर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पहला ऑप्शन में स्पॉन्सर लिखा हुआ है
और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अल्टीमेट लिखा हुआ है, यानी कि स्पॉन्सर बैंक एंड अल्टीमेट अकाउंट होल्डर। बी में कर रहा है ऑरिजिनेटिंग बैंक एंड फाइनल अकाउंट होल्डर। सी में कर रहा है स्पॉन्सर बैंक एंड डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर। और डी में कर रहा है एनी ऑफ द अबव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो ईसीएस क्रेडिट का यूजर बैंक है उसे स्पॉन्सर बैंक कहते हैं, और जो बीसीएस का बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर है उसे डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर कहते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं इस तरह के पीडीएफ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का लेसन और बनाऊं आगे आने वाले जो भी आपके पास 2 वीक है 2 सप्ताह में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे व्हाट्सएप का जो नंबर है उससे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम से शेयर कीजिए। और पास में आपको एक बेल का आइकन मिलेगा जिस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन है मेरे वीडियो का वो आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।